नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है और मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की रहने वाली हूं। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में आपको बताना चाहती हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल बात उस वक्त की है जब मेरी शादी की चर्चा चल रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। मेरे मम्मी पापा खेती का काम करके ही हमारे घर के गुजारा चलाया करते थे, लेकिन क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ने में काफी अच्छी थी, तो ऐसे में जैसे तैसे करके मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया। साथ ही मेरी बड़ी बहनों ने भी मेरा काफी सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मेरी कड़ी मेहनत के चलते आगे जाकर मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी। अब जैसा कि हर किसी के साथ होता है, वैसा ही मेरे साथ भी होने लगा। दरअसल गवर्नमेंट जॉब लगते ही एक से बढ़कर एक रिश्ते मेरे लिए आने लगे थे। ऐसे ही एक रिश्ता आया था अनिल का। अनिल की पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम सीढ़ियों से फिसलकर पेट के बल गिर जाने की वजह से और ज्यादा ब्लडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अनिल की गवर्नमेंट जॉब थी और वैसे भी घर परिवार में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनका शहर में अच्छा मकान था, घर में किसी चीज की सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी। मेरी मम्मी पापा ने उसके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। हाँ, कुछ जान पहचान वाले लोगों ने ऐतराज भी जताया, क्योंकि मैं अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब करती थी। ऐसे में अच्छा खासा रिश्ता मुझे मिल सकता था। तो फिर उन्होंने अनिल के साथ मेरा रिश्ता तय क्यों किया? क्योंकि उनकी नजरों में अनिल पहले से ही शादीशुदा था। वैसे देखने में अच्छा खासा था, घर परिवार में कोई कमी नहीं थी। शायद इसीलिए मेरे घर वालों ने उसके साथ मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि अनिल की हैसियत के आगे हमारी हैसियत कुछ भी नहीं थी। उनके लाखों की प्रॉपर्टी थी। जब अनिल के घर वालों से मेरे घर वाले मिले तो उनका व्यवहार देखकर सबको बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरे घर वालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर मेरी शादी की थी, जिसमें मेरी बहन मामा सबने सहयोग किया था। सब कुछ अच्छे से हुआ। मैं दुल्हन बनकर अनिल के घर चली गई थी। अपनी जिंदगी के आंखों में लाखों सपने सजाए। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा कि मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो गाड़ी में से उतरते ही मेरी सास, ननंद, अड़ोस पड़ोस की सभी औरतें आ गई थीं मेरे स्वागत सत्कार के लिए। वही घूंघट में ही मैंने घर की तरफ देखा। आलीशान घर नजर आ रहा था। अब जैसे ही मैं गाड़ी में से उतरी तो तेज तेज हवाएं चलने लग गईं। पल भर में ही मौसम खराब हो गया। ये देखकर पड़ोस की एक औरत बोली, मौसम का क्या है, कभी भी खराब हो सकता है। मेरे आने की खुशी में परंपरा के अनुसार रिश्ते में देवर जी लगने वाले एक लड़के ने नारियल लाकर जैसे ही फोड़ा तो नारियल में से काला पानी निकला। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। अब एक औरत बोली, ये तो अशगुन है। तो पड़ोस की ही दूसरी औरत बोली, अरे नारियल खराब आ गया होगा, कैसा अशगुन, चलो दुल्हन को लेकर अंदर चलो। ये कहकर वो लोग मुझे अंदर लेकर आए। मेरी आरती जैसे ही उतारी वैसे ही मुझे जैसे कुछ अजीब सा लगने लगा था। अब मैंने घर के अंदर प्रवेश किया और जो भी रस्में थीं उनको पूरा करने के बाद मुझे दुल्हन की तरह एक कमरे में बिठाया गया। काफी अच्छा कमरा था। सभी औरतें मुझसे बात करती रहीं। उसके बाद सब बाहर चली गईं। अब मेरी सुहागरात थी। मैं कमरे में बैठी अनिल के आने का इंतजार कर रही थी। जब अनिल नहीं आया तो मैं फोन पर अपने घर वालों से बातें करने लग गई। तभी मुझे प्यास लगी। मैंने देखा जग में पानी नहीं था, तो मैंने सोचा कि किसी को क्या परेशान करना, मैं खुद ही ले आती हूँ। ये सोचकर जग लेकर जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाने लगी तो एक कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने उस तरफ देखा तो कोई अंदर से बार बार दरवाजा खटखटा रहा था और कह रहा था, खोलो इसे, खोलो इसे। वो आवाज भी थोड़ी अजीब सी थी। तभी किसी के रोने की आवाज आई, खोलो इसे, खोलो इसे। ये सुनकर मैं घबराते हुए कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसमें कौन हो सकता है। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस तरफ गई। मैंने देखा कि उस दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। इसके साथ में ही कुछ मौली के धागे उसके बहुत सारे लपेटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तंत्र मंत्र करके उस कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद किया है। वहीं अंदर से बार बार खटखटाने की आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है। साथ में रोने की आवाज आ रही थी। ये देखकर मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि अंदर आखिर कौन है और उसे इस तरह बंद क्यों किया गया है। ये सोच रही थी कि अचानक सारी आवाज आना बंद हो गई।
तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा, तो मैंने हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सास थी। अपनी सास को अपनी आंखों के सामने देखकर मैं कुछ बोलती, उससे पहले ही मेरी सास मुझे देखकर गुस्से में बोली, यहां क्या कर रही हो तुम? तो ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस पानी लेने आ रही थी। ये दरवाजा में आगे कुछ बोलती, उससे पहले उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर बोली, अरे बेटा, तुम अभी इस घर में नहीं आई हो, तुम्हें घर के नियम कायदों के बारे में कुछ पता नहीं है। इस दरवाजे के करीब भी मत आना, सुना तुमने? ये सुनकर मैं कुछ बोलती, उससे पहले ही वो बोली, ये दरवाजा, इसमें कुछ नहीं है। वो हमारे पूर्वजों के कुछ ऐसे सामान हैं जिसे हम अपने साथ रखना चाहते हैं कुछ वक्त के लिए, इसलिए बस उन्हें ही इसमें रखा हुआ है। और बाहर से ये सब कुछ इसलिए लगाया हुआ है कि ताकि कोई बुरी शक्ति इस कमरे में ना आ जाए। उसकी ऐसी बिना मतलब की बातें सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, परंतु उस घर में पहला दिन था तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी मेरी सास मेरे हाथ में जग देखकर बोली, लाओ मुझे दो और तुम अपने कमरे में जाओ, मैं पानी भिजवा दूंगी। और वैसे भी इस घर में आज तुम दुल्हन बनकर आई हो, अभी तो आई हो और अभी से ही काम करने लग गई हो, जाओ मैं पानी भिजवाती हूं। ये सुनकर मैं बोली, जी, और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे में बैठे यही सोच रही थी कि अगर उस कमरे में घर के पूर्वजों का सामान है तो फिर उसके अंदर कौन था जो बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, और ये कौन सी बुरी शक्ति है जिसके बारे में मेरी सास बात कर रही थी। ये सोचकर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी सास ने कुछ देर में मेरी ननद के हाथों पानी भिजवा दिया था। वैसे मैं आपको अपने ससुराल के बारे में तो बताना ही भूल गई। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे पति अनिल और मेरी ननद पूनम थे। पूनम का पड़ोस वाले मकान में ही ससुराल था, क्योंकि उन्होंने मनपसंद शादी की थी तो एक ही मोहल्ले में शादी कर ली। वही पूनम दीदी मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैंने सुना है कि आप उस कमरे के पास गई थी। देखो भाभी, इस घर में नई आई हो और इस घर के नियम कायदे जानती नहीं हो। कुछ ही दिनों में समझ जाओगी, लेकिन माँ ने उस तरफ जाने से मना किया है तो उस तरफ जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि कोई इस घर के नियम कायदों से छेड़छाड़ करे या अपना दिमाग का कुछ भी करे तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर मैं कुछ नहीं बोली। तभी अनिल वहां पर आया और बोला, क्या हुआ? तो पूनम दीदी उसकी तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं, भाभी को घर के नियम कायदे समझा रही थी। ये कहकर वो चली गई। अब अनिल मेरे पास आकर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, क्या हुआ? तो मैं बोली, कुछ नहीं। अब अनिल मुझसे बातें करने लगा और अपने बारे में बताने लगा। अपनी पहली पत्नी शिवन्या से उन्होंने लव मैरिज की थी। वैसे शिवन्या दिल्ली के एक बिजनेसमैन की बेटी थी। मनाली में उसकी मुलाकात अनिल से हुई और दोनों के बीच में दोस्ती, फिर प्यार हो गया और दोनों ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली थी, क्योंकि शिवन्या के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। अनिल ने बताया कि वो शिवन्या से बहुत प्यार करते थे। घर में भी सब उसे अच्छे से रखते थे। जिंदगी अच्छे से चल रही थी। शिवन्या मां बनने वाली थी कि एक दिन ऊपर छत पर से टहलने के बाद नीचे उतर रही थी कि गलती से उसका पैर फिसल गया और पेट के बल नीचे गिर गई। अस्पताल में ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। उसके घर वालों ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज करवाया, क्योंकि शिवन्या और अनिल ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, लेकिन कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा, जिसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। अपने और शिवन्या के बारे में बताते हुए अनिल रोने लग गया था। मुझे यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई। मैंने अनिल को भरोसा दिलाया कि मेरी वजह से भी उनके घर परिवार में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। वो रोते हुए बोला, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, घर वालों ने ही दबाव डाला था। उस वक्त शिवन्या के प्रति अनिल के दिल में इतना प्यार देखकर मेरे मन में अनिल के प्रति और ज्यादा मान सम्मान बढ़ गया था कि वो शिवन्या से कितना प्यार करता है। हाँ, इस बात की थोड़ी तकलीफ भी हुई थी कि मेरा पति किसी और से प्यार करे, लेकिन शिवन्या की जगह कोई नहीं ले सकता था, क्योंकि वो अनिल की जिंदगी में पहले आई थी। उस रात हम दोनों ने अच्छे से बातें की, एक दूसरे को जाना समझा। धीरे धीरे रात निकल गई थी। अगले दिन सुबह जब नहाने के बाद तैयार होकर मैं अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए कमरे से निकली, तो मैं बार बार उस कमरे की तरफ देख रही थी जिस कमरे से कल रात मुझे आवाज सुनाई दी थी, परंतु आज उस तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। फिर मैं नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गई। धीरे धीरे इसी तरह 5 दिन गुजर गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। वैसे लगभग सबका व्यवहार ठीक ही था।
लेकिन एक बात मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती थी कि पूनम दीदी अपनी ससुराल में तो मुश्किल से थोड़ी बहुत देर के लिए जाती थी, हमेशा बस मायके में ही बैठी रहती। रात को भी अधिकतर वही रुक जाती थी। वैसे उनका वहां रहना मुझे बुरा तो नहीं लगता था, लेकिन इस तरह अपनी ससुराल को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर मायके में रहे, यह भी तो ठीक नहीं था। परंतु मैंने कुछ नहीं बोला और ना इस बारे में ज्यादा सोचा, क्योंकि पूनम दीदी की आदत थी कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की। ऐसे में मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि बेवजह कोई बात बढ़े। फिर एक दिन शाम को जब मैं ऑफिस से आई तो देखा कि सभी घर वाले कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर मैं बोली, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? तो मेरी सासू माँ बोली, हाँ बेटा, कहीं जाना है। तो ये सुनकर मैं बोली, मैं भी जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। मेरे ऐसा कहते ही सब घर वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे और मेरी सासू माँ बोली, अरे नहीं बेटा, तुम नहीं जा रही हो, हम सब लोग ही जा रहे हैं। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई तो अनिल हड़बड़ाते हुए बोला, क्या है ना, अब हमारा जाना तो जरूरी है। हमारे गांव में कोई काम है, तुम वहां किसी को जानती भी नहीं हो तो जाकर क्या करोगी? और यहां इस तरह मकान को सूना तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम घर पर रहना, हम लोग जल्दी ही वापस लौट आएंगे। ये कहते हुए सबकी तरफ देखकर बोला, चलो चलते हैं। पूनम दीदी भी आ गई थी। फिर सब लोग चले गए थे। इस तरह सब मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे। ये देखकर मैं सोचने लगी कि आखिर ये लोग मुझे गांव क्यों नहीं ले जाना चाहते, जबकि इन्हें तो मुझे लेकर जाना चाहिए था ताकि मैं सब लोगों से मिल सकूं, वहां के बारे में जान सकूं, परंतु मुझे छोड़कर चले गए। वैसे सच बताऊं तो ये सब कुछ मुझे अच्छा तो नहीं लगा। फिर अपने आप से ही बोली, कोई ना, सही तो कह रहे थे कि घर को इस तरह सूना भी तो नहीं छोड़ सकते। आजकल कितनी ज्यादा चोरी चकारी हो रही है, और वैसे भी मैं तो ऑफिस से बहुत थक गई हूं ना। ये सोचते हुए घर का गेट अच्छे से लॉक करके मैं अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर मैंने कपड़े चेंज किए। कुछ देर तक ऐसे ही बेड पर लेटकर आराम किया। घर वालों से बातें की और फिर मुझे भूख लगी हुई थी तो सोचा कि रसोई में जाकर देखती हूं कि कुछ खाने को है या नहीं। मैं रसोई में गई, कुछ भी खाने को नहीं था। तो फिर मैंने जल्दी से अपने लिए कुछ बनाया और जल्दी से खाकर अब जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो वही कमरा जिसके आगे से गुजरते वक्त मुझे काफी अजीब लगता था, जहां जब मैं दुल्हन बनकर आई थी उस रात दरवाजा खटखटाने और चिल्लाने की आवाज सुनी थी, जिसकी तरफ मुझे हर किसी ने जाने से मना किया था। अब उस कमरे के सामने से जैसे ही मैं गुजरने लगी तो अचानक तेज तेज आवाज आना शुरू हो गई। अचानक इस तरह आवाज आते देखकर मैं बहुत घबरा गई। तभी दरवाजा खटखटाने की, चिल्लाने की आवाज लगी। ऐसा लग रहा था कि कमरे के अंदर से कोई बार बार दरवाजा खटखटा रहा था और रोते हुए अजीब सी आवाज में कह रहा था कि दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। मुझे ये सुनकर तो मैं डर गई। समझ में नहीं आ रहा था कि इस कमरे में आखिर हैं कौन। मैंने तो किसी दिन ना किसी को इसके अंदर जाते देखा था, ना आते देखा था, तो फिर आखिर हैं कौन जो कमरे के अंदर बंद है। उस दिन जब मुझे ये आवाज सुनाई दी थी तो एक पल के लिए मैंने ये मान लिया था कि हो सकता है वो मेरे मन का भ्रम हो, परंतु आज ये सब कुछ सुनकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहां हो क्या रहा है। मुझे इस बारे में क्यों पता नहीं है। यही सोचते जा रही थी। वही कमरे से लगातार बार बार आवाज आ रही थी। तभी कोई औरत जोर जोर से रोने लगी और बोली, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, यहां पर मुझे बाहर निकलो ना। यह सुनकर घबराते हुए मैं वहां पर गई और दरवाजे के पास खड़ी होकर घबराते हुए बोली, कौन हो आप? अब वो औरत रोते हुए बोली, मुझे बहुत घुटन महसूस होती है। इन लोगों ने मुझे यहां बंद करके रख दिया है, मुझे बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं, मुझे यहां से बाहर निकाल दो। ये कहते हुए वो रोते जा रही थी। उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई और उस पर दया आने लगी। मैं सोचने लगी कि आखिर ये औरत कौन है और फिर इन लोगों ने इसे यहां बंद क्यों किया है। कहीं इस घर में कुछ चल तो नहीं रहा है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि वो औरत फिर से रोते हुए बोली, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा जी घुट रहा है, मुझे भूख लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई है, मुझे खोल दो ना, मुझे बाहर आना है। अब मैं जल्दी से जो कमरे की खिड़की थी उन्हें खोलने की कोशिश करने लगी कि शायद कुछ नजर आ जाए कि अंदर कौन है, लेकिन खिड़की भी अंदर से बंद थी, वो खुल नहीं रही थी। वही बार बार उस औरत के रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब मैंने हड़बड़ाते हुए जो सारे दरवाजे के आगे
कलाई डोरा वगैरह बंधे हुए थे, उन्हें खोलकर एक तरफ कर दिया। जो ताला था, अब उसे कैसे खोलूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पता नहीं उसकी चाबी कहां पर थी। इसलिए उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश करने लगी। तो शायद उस दिन ये मेरी खुशकिस्मती ही थी या बदकिस्मती थी, मुझे नहीं पता कि वो ताला भी खुल गया। अब जल्दी से मैंने दरवाजे को जैसे ही खोला तो अचानक रोने चिल्लाने की आवाज आना बंद हो गई। मैंने दरवाजा खोलकर जैसे ही कमरे में अंदर की तरफ देखा तो एक तेज हवा का झोंका कमरे के अंदर से आकर बाहर की तरफ चला गया। वो झोंका इतना तेज था कि मैं पल भर के लिए गिरते गिरते बची। इसके साथ में ही मुझे ऐसा लगा कि वो हवा का झोंका जैसे ही मुझे छूकर गया था, वैसे ही मुझे कुछ अजीब सी आवाज भी सुनाई दी थी, परंतु वो आवाज क्या थी मैं समझ नहीं पाई थी। अब मैं दरवाजे पर खड़ी हुई, बोली, कौन है? आ जाओ, गेट खोल दिया है, आ जाओ। लेकिन ना कोई आवाज आई, ना कोई मुझे दिखाई दिया। तो मैंने घबराते हुए अंदर जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि अभी तो अंदर से किसी औरत के रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब आखिर में वो औरत कहां चली गई? ये सोचते हुए घबराते हुए मैं उसे कमरे में ढूंढने लगी, लेकिन मुझे कमरे में कोई नहीं मिली। मैंने बाथरूम में हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ, उस कमरे में किसी का सामान पोटलियों में बंद कर रखा हुआ था। तभी जैसे ही मैं कमरे से बाहर आने लगी तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ में चल रहा है और कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त ये सब देखकर थोड़ा डर गई थी, इसलिए भागते हुए बाहर आ गई। उस कमरे से बाहर आकर भी मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन घर में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो डरते हुए घबराते हुए मैंने वापस कमरे का दरवाजा बंद किया। अब मुझे ये डर सताने लगा कि अगर अनिल और उसके घर वालों को इस बारे में पता चलेगा कि उनके मना करने के बाद भी मैंने इस कमरे का दरवाजा खोला है, तो वे लोग बहुत गुस्सा करेंगे। अभी शादी को कितने ही दिन हुए थे, ससुराल में सब लोगों से मुझे डर लगता था, और वैसे भी घर वालों ने भी कहकर भेजा था कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। मेरी शादी भी बड़ी मुश्किल से की है, तो ससुराल से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ऐसे में मैंने जल्दी से उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया, और जैसे वो पहले बंद था मैंने बिल्कुल वैसे ही बंद कर दिया। अब मैं घबराते हुए अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर घबराते हुए मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद किया और बेड पर जाकर बैठ गई। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बार बार वही बातें दिमाग में घूम रही थी। तभी मुझे घर का जो मेन गेट था ना, उसके बजने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बार बार उसे खटखटा रहा है। यह सुनकर मैं अपने आप से बोली, कौन हो सकता है? शायद पड़ोस में से कोई हो। ये सोचते हुए मैं अपने कमरे से बाहर आई, और जो खिड़की थी ना, उसमें से मैंने बाहर की तरफ देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। वहां कोई नहीं था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि कौन था जिसने गेट को खटखटाया था। अभी मैं यही सोच रही थी कि तभी मुझे किचन में ऐसा लगा जैसे कोई बर्तन धो रहा है, क्योंकि बर्तनों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। यह महसूस होते ही मैं डर गई, परंतु फिर भी घबराते हुए हिम्मत करके किचन की तरफ गई तो देखा वहां पर भी कोई नहीं था। अब यह देखकर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अभी तो मैंने बर्तनों की आवाज सुनी थी और अब कोई नहीं है। ये मेरे मन का भ्रम तो नहीं हो सकता? ये सोचते हुए फिर अपने आप से बोली, हो सकता है पड़ोस के मकान में कोई किचन में काम कर रहा हो और मुझे ऐसा ही लग रहा हो जैसे आवाज हमारी किचन से आई हो। ये सोचकर इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे साथ साथ में चल रहा है। ये एहसास होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। अब मैं फिर से अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो फिर से मुझे पायल के बजने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कोई औरत मेरी साथ साथ में चल रही है। यह महसूस होते ही घबराते हुए मैं भागकर अपने कमरे में आ गई। उस वक्त बहुत डर गई थी, तो कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद किया और अपने बेड पर आकर बैठ गई। अब घबराते हुए मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी मुझे अपने कमरे की बालकनी की तरफ से अपने कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से मेरे बालकनी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। तभी कमरे की खिड़की खटखटाने की आवाज आने लगी। ऐसे में कुछ समझ नहीं पा रही थी। घबराहट की वजह से दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी और मैं घबराते जा रही थी। कभी खिड़की की तरफ देखती
तो कभी दरवाजे की तरफ देखती, क्योंकि कभी खिड़की के खटखटाने की आवाज आती तो कभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती। अब तो घबराते हुए मैंने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया था और कांपने लगी। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ, परंतु अचानक अपने साथ इतना सब कुछ होते हुए देखकर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। अब मैंने घबराते हुए आंखें खोलकर अपने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। यह देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली तो हुई थी, लेकिन तभी मेरी नजर बालकनी की खिड़की की तरफ गई, जहां पर ऐसा लगा जैसे कोई साया खड़ा हुआ था। यह देखकर मैं घबरा गई। फिर अपने आप से बोली, कुछ नहीं है बालकनी में, कोई पौधा रखा हुआ है, तो बस रात के अंधेरे में ऐसा ही लग रहा होगा। यह सोचकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए अब मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन घबराहट की वजह से नींद आना तो दूर की बात, मैं आंखें बंद तक नहीं कर पा रही थी। तभी मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ गया, तो मैं उससे बातें करने लग गई। मेरी आवाज सुनकर उसने पूछा कि क्या बात है, तो मैं उसे कुछ भी नहीं बता पाई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मैं उसे कुछ भी बताऊंगी तो शायद वो मेरा मजाक बनाएगी, उसे मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत मेरे कमरे के बाहर भाग रही है, क्योंकि किसी औरत के भागने की, उसकी पायल के बजने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि खिड़की खोलकर देख सकूं कि कौन है। वही मेरी फ्रेंड बार बार कह रही थी कि क्या हुआ, तो मैं बोली, कुछ नहीं, मेरे सिर में दर्द है, कल सुबह बात करती हूं। ये कहते हुए अब मैंने कॉल काट दिया और घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी ऐसी ही आवाज रसोई के बाहर से आने लगी। किसी के तेज चलने की, पायल के बजने की आवाज मुझे आ रही थी। यह सुनकर एक पल के लिए तो मैं डरते हुए सोचने लगी कि कोई घर में तो नहीं घुस आया, लेकिन मैंने तो गेट अच्छे से लॉक किया था। यह सोचकर मैंने घबराते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही नीचे रसोई की तरफ देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन तभी मेरी नजर बैठक की तरफ गई, जहां पर एक औरत थी जो एक चेयर पर बैठी हुई थी, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि ये कौन हो सकती है और घर के अंदर कैसे आई। ये सोचते हुए मैं कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ गई। फिर एक पल के लिए रुककर सोचने लगी कि कौन हो सकती है, एक बार देखना तो चाहिए। ये सोचकर अभी मैं उसकी तरफ बढ़ती कि उसने घूर कर मेरी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए और मैं घबराते हुए चिल्लाने लग गई थी, क्योंकि उस औरत का चेहरा बड़ा डरावना था। बिल्कुल सफेद चेहरा था, उसकी आंखों की पुतली भी सफेद थी। इसके साथ ही पूरे शरीर पर जगह जगह चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। तभी वो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों से खून बहने लगा। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। अब मैं वापस अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी तो देखा कि वही औरत मेरे सामने ही खड़ी हुई थी और गुस्से में मुझे घूरते जा रही थी। अब उसे इतने करीब से देखकर मैं तो थर थर कांपने लग गई थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे फिर से बैठक की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज आई, तो मैंने देखा वो औरत बैठक में बैठी हुई अजीब तरीके से रो रही थी। ये देखकर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो देख रही हूं वो कोई सपना है या हकीकत। अगर ये औरत पीछे बैठक में है तो फिर मेरी आंखों के सामने कौन है? सच बताऊं तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। सोचने समझने की जैसे शक्ति ही खत्म हो गई थी। फिर भी उस औरत को बैठक में बैठे हुए देखकर हैरानी के साथ फिर अपने सामने देखा तो मुझे अपनी आंखों के सामने वो औरत दिखाई नहीं दी। ये देखकर बैठक की तरफ देखा तो वो औरत फिर अजीब तरीके से मेरी तरफ देखने लगी और उसकी मुंडी चारों तरफ घूमने लगी। इसके साथ ही उसके रोने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। तो मैं डरते हुए, भागते हुए, घबराते हुए अपने कमरे में आ गई। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, जिसकी वजह से मैं अपने कमरे के गेट को भी ठीक तरह से नहीं लगा पा रही थी। फिर हिम्मत करके मैंने अपने कमरे का दरवाजा अच्छे से लॉक किया और बेड पर आकर बैठ गई। अब तो मैं थर थर कांपे जा रही थी। मुझे अकेले बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो मैंने अनिल को और बाकी के घर वालों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और अब मैं क्या करूं। तभी मुझे अपने कमरे में चारों तरफ रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत तेज तेज रो रहा है। उनके रोने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। ये सुनकर मैं घबराते हुए रोने लग गई थी।
तभी मेरे बाथरूम के नल चलने की आवाज आई तो मैं घबराते हुए सोचने लगी कि कहीं मैंने ही तो नल चालू नहीं छोड़ दिया। अगर ऐसा हुआ तो पानी की पूरी टंकी खाली हो जाएगी और फिर घर वालों की 100 बातें मुझे सुनने को मिलेंगी। ये सोचकर घबराते हुए बाथरूम में गई तो देखा कि बाथरूम का नल खुला हुआ था। ये देखकर मैंने फिर नल को जैसे ही बंद किया तो शावर अपने आप ही चालू हो गया। ये देखकर मैंने घबराते हुए उस तरफ देखा तो फिर नल चालू हो गया। ये देखकर मैं कुछ समझ पाती कि तभी नल और शावर उनमें से पानी की जगह खून गिरने लगा था, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से खून में भीग गई। अब मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि बाथरूम से बाहर आते ही फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। सुबह जब मुझे होश आया तो देखा कि मैं अपने कमरे में फर्श पर पड़ी हुई थी। मेरे फोन के बजने की आवाज बार बार मुझे सुनाई दे रही थी। अब मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा और रात की बात याद आती ही मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी मैंने फोन देखा तो अनिल और उसके घर वाले लगातार कॉल कर रहे थे। ना जाने कितने कॉल आ चुके थे। अब मैं भागते हुए नीचे आई और जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो पूनम दीदी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ऐसे कौन से घोड़े बेचकर सो रही थी कि हम सब घर वाले इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे थे, इतने कॉल कर रहे थे और तुम्हारी नींद ही नहीं खुली? तुम्हें पता है 1 घंटे से हम यहां बैठे हुए हैं। ये सुनकर मैं कुछ बोलती उससे पहले ही अनिल मेरी तरफ देखकर बोला, थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझो। अब ये सुनकर मैं बोली, सॉरी। मैं अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मेरी सास बोली, देखो बहुत ज्यादा थके हुए आए हैं, जाओ जाकर हमारे लिए नाश्ता बनाओ। ये सुनकर मैं बोली, जी। तभी पूनम दीदी बोली कि ये क्या नाश्ता बनाएंगी, अभी तो सोकर उठकर आई हैं, नहाई भी नहीं है, जाओ पहले नहा कर आओ। अब मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं सकी और अपने कमरे में आ गई। अनिल भी पीछे आ गया था। अभी भी कल रात जो कुछ मेरे साथ हुआ था उनको याद करके मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। इस बारे में मैं अनिल से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन अनिल तो खुद इतनी जल्दी में था कि उसने कुछ भी नहीं सुना। वो कमरे में आते ही अलमारी में कुछ ढूंढने लग गया था और मैं भी अब जल्दी से बाथरूम में नहाने चली गई थी। जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो बाथरूम की रात की डरावनी बातें याद आते ही मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। अब ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ वही सब कुछ ना हो जाए। ऐसे में बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं नहाकर बाहर आई और फिर तैयार होकर बाहर आई। उस वक्त मुझे देखकर मेरी सास और ननद दोनों गुस्से में मुझे घूरने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। मैंने भी किसी से कुछ नहीं कहा और रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने लग गई थी। मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी थी, लेकिन मुझे खुद को ही ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है और बुखार सा महसूस हो रहा था। ऐसे में मैंने सोचा कि 1 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ। ये सोचते हुए आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। तभी मेरी सास मेरे पास आई और बोली, ऑफिस नहीं जाना क्या? तो मैंने बताया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्यों ना छुट्टी ले लूं। ये सुनकर वो बोली, तबीयत तो ऐसे ही चलती रहेगी, कब तक छुट्टी लेकर बैठोगी, इसलिए अपने ऑफिस जाओ। ये सुनकर मैं कुछ बोलती कि तभी अनिल आ गया और बोला, हाँ सही कह रही है माँ, तुम ऑफिस जाओ। ये कहते हुए उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे ऑफिस भेज दिया। उनका इस तरह का व्यवहार भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, परंतु ज्यादा किसी से कुछ बोले। मैं ऑफिस आ गई थी, वरना मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी ऑफिस आने की। पर क्या करती, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकी। शाम को मैं ऑफिस से जब घर पर आई तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। साथ में घर आते हुए भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि कल की सारी बात मुझे याद आ रही थी और हिम्मत भी नहीं थी कि किसी को कुछ बताऊंगी, क्योंकि सोच रही थी अगर किसी को कुछ बताऊंगी तो उस कमरे को खोलने की बात को लेकर हर कोई मुझे डांट लगाएगा। इसलिए चुप रही। घर जाकर कपड़े बदलकर मैं किचन में आ गई। अब मेरी सास मुझसे अच्छे से बातें कर रही थी। कह रही थी कि पूनम की बातों का बुरा मत मानना। ये कहते हुए प्यार से बातें करने लगी। फिर खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई थी और सो गई। कुछ देर बाद अनिल भी आया और मेरी तबीयत के बारे में जानकर उसने मुझे कुछ टैबलेट दी और आराम करने के लिए बोल दिया। उनके असर से कुछ ही देर में मैं सो भी गई थी। तभी रात को मुझे अपने सीने पर कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है। यह महसूस होते ही घबराते हुए मैंने अपनी आंखें खोली, परंतु कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसे में सोचने लगी कि सपने में भ्रम हुआ है और कुछ नहीं। पास में ही देखा तो अनिल गहरी नींद में सोया हुआ था।
तो अब मैंने फिर से सोने के लिए आंखें बंद कर ली कि तभी कमरे में मुझे किसी औरत के चलने की आवाज आई। उसकी पायल बजने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। ये महसूस होते ही मैंने घबराते हुए फिर अपनी आंखें खोली तो मुझे कमरे में पायल तो बजने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर मैं घबरा गई। ये देखकर मैं अनिल को जगाना चाहती थी कि तभी मेरी नजर सामने की दीवार पर गई कि वही औरत जो कल मुझे दिखाई दी थी, वही डरावनी औरत जिसका पूरा चेहरा, पूरा शरीर सफेद था, आंखों की पुतली भी सफेद थी, वो दीवार पर चिपकी हुई थी। उसे इस तरह दीवार पर चिपके देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और घबराते हुए अनिल को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनिल नींद से जाग ही नहीं रहा था। तभी वो औरत अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और फिर देखते ही देखते जोर जोर से रोने लग गई थी। उसके रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और घबराते हुए अनिल अनिल कहकर चिल्लाने लगी। तभी अनिल नींद में से जागकर बोला, क्या हुआ? तो मैंने हड़बड़ाते हुए दीवार की तरफ देखा, परंतु मुझे अब कुछ भी नजर नहीं आया। तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं। ये सुनकर अनिल गुस्से में बोला, आधी रात को मेरी नींद खराब कर दी, पागल कहीं की, सो जाओ। तो मैं कुछ नहीं बोली और वापस सो गई। कभी सोच रही थी कि कहीं मैंने डरावना सपना तो नहीं देखा था। हाँ, हो सकता है आज डरावना सपना देखा हो, लेकिन कल तो डरावना सपना नहीं था ना। अभी यही सोच रही थी कि मुझे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी, किसी के चिल्लाने की और सामान के टूटने की, बहुत तेज आ रही थी, जिसे सुनकर मैंने अनिल की तरफ देखा। उसकी भी नींद खुल गई थी, तो मैं और अनिल दोनों ही भागते हुए बाहर चले गए। वहां जाकर जो देखा उसे देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए। घर का सामने सारा सामान हवा में उड़कर इधर उधर गिरकर टूट रहा था। ये देखकर मेरे सास ससुर दोनों ही घबराते हुए इधर उधर भाग रहे थे। उस दिन पूनम दीदी भी वहीं पर रुक गई थी, वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब अनिल को देखकर मेरे सास ससुर घबराते हुए बोले, बेटा वो वापस लौट आई हैं, निकल आई हैं उस कमरे से। ये कहते हुए डरने लगे तो ये सुनकर अनिल के भी होश उड़ गए। तभी अचानक अजीब अजीब सी आवाजें वहां चारों तरफ गूंजने लगी थी। ये देखकर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक मेरे ससुर जी ने जल्दी से रसोई में जाकर धूप बत्ती जलाई और उसकी धुआं चारों तरफ करते हुए मन ही मन में कुछ बोलने लगे। तो धीरे धीरे सारी आवाज आना बंद हो गई। फिर एक भयानक चीख सुनाई दी और एक चारों तरफ एक काला धुआं घूमते हुए वहां से बाहर की तरफ निकल गया। मैं ये सब कुछ देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि तभी सभी घर वाले वहां पर आ गए और मुझे देखकर अब हर कोई गुस्से में मुझे घूरते जा रहा था। ये देखकर मैं कुछ समझ पाती कि तभी पूनम दीदी मेरे पास आकर मेरे बाल पकड़कर गुस्से में बोली, बोल क्या किया है तूने? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोली, मैंने क्या किया है? तभी मेरी सास गुस्से में बोली, मना किया था ना तुझसे कि उस कमरे की तरफ मत जाना और ना कभी भूल कर उसका दरवाजा खोलना। फिर क्यों खोला तूने उस कमरे का दरवाजा? ये सुनकर मैं कुछ बोलती उससे पहले ही मेरे ससुर जी गुस्से में बोले, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, बताओ तुमने कमरे का दरवाजा खोला है ना? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, क्योंकि उसमें मैं आगे कुछ बोलती कि अनिल ने गुस्से में एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर रख दिया। वो तमाचा इतना तेज था कि मेरा तो पल भर के लिए सिर ही घूम गया था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। होंठों से खून निकलने लगा। ये देखकर मैं कुछ बोल पाती कि अनिल मुझे बाल पकड़कर घसीटते हुए कमरे में लाया। सभी घर वाले वहां पर आ गए थे। अपने साथ ये सब कुछ होते हुए देखकर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि एक कमरे का दरवाजा खोलने पर भला ये लोग इस तरह मेरे साथ क्यों व्यवहार कर रहे हैं। अब मैं कुछ बोलती उससे पहले ही फिर मुझे एक कुर्सी से बांध दिया गया और जबरदस्ती मुझे पकड़कर वो लोग इस कमरे में लेकर आए जिस कमरे का दरवाजा मैंने खोला था। अब उन्होंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। वही मुझे भी अब पहले की बातें याद करके और जो कुछ अब हुआ था उसकी वजह से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं रोते हुए, घबराते हुए अपने आप को छोड़ने के लिए कह रही थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वही वे सभी लोग जो मुझे कभी प्यार से बातें करते थे, आज उनके सभी के चेहरे पर अजीब से गुस्से के भाव थे। सभी मुझे राक्षस नजर आ रहे थे। उन्होंने जबरदस्ती मुझे उस कमरे में कुर्सी पर बांधे हुए ही बंद कर दिया और कमरे का दरवाजा बंद करके चले गए। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और अपने आप को बाहर निकालने के लिए चिल्लाने लगी,
लेकिन किसी को भी मुझ पर दया नहीं आई। अब उस कमरे में घबराते हुए मैं चारों तरफ देखकर डर रही थी कि तभी मुझे कमरे में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी थी, तो मैं थर थर कांपने लगी थी। तभी अचानक मुझे एक औरत दिखाई दी। ये वही औरत थी जो मुझे पहले भी दिखाई दे चुकी थी, बड़ी ही डरावनी। अब तो मैं थर थर कांपने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो मेरे करीब आई। मैंने देखा कि उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मेरे पास आकर वो गुस्से में मुझे घूरने लगी और बोली, तुम आई हो ना मेरी जगह लेने के लिए, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें और इन लोगों को। मैं ये कहते हुए वो अजीब तरीके से चिल्लाने लग गई। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता आप कौन हैं कौन नहीं। उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती मार पीट कर यहां बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने इस कमरे का दरवाजा खोल दिया था, जिसकी ये सजा मिली है मुझे। ये कहते हुए रोते जा रही थी। तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा और फिर देखते ही देखते उसका रूप पूरी तरह बदल गया। अब वो काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो मां बनने वाली है। अब मैं तो कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वो मेरी तरफ देखकर बोली, मैं शिवन्या हूं। ये सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और हड़बड़ाते हुए बोली, शिवन्या, लेकिन तुम तो सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी ना। ये सुनकर वो गुस्से में बोली, मरी नहीं थी, मारी गई थी। अब मैं हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब? तो वो बोली, हाँ, इन लोगों ने मुझे मार दिया था, पैसों के खातिर मार दिया था मुझे और मेरे बच्चे को, जो इस दुनिया में आया ही नहीं था। ये कहते हुए उसकी आंख से खून के आंसू बहने लगे। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, इन लोगों ने मेरे बच्चे को और मुझे जान से मार डाला। भूल गए थे ये इंसानियत, इतने लालच में अंधे हो गए। ये कहते हुए उसने जो कहानी मुझे सुनाई, उसे सुनकर तो खुद मेरे भी होश उड़ गए थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान पैसों के लालच में इतना घटिया भी हो सकता है। जो कहानी शिवन्या ने मुझे सुनाई, वो कहानी मैं आप सबको बताती हूँ। शिवन्या एक अमीर बाप की बेटी थी। उनके पापा दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी करोड़ों की संपत्ति थी। एक बार शिवन्या अपनी फैमिली के साथ मसूरी घूमने गई थी और वहीं पर उनकी मुलाकात अनिल से हुई। वो बस एक नॉर्मल मुलाकात थी, पर अनिल जब तक वहां पर रुका, उससे से ज्यादा बात करने की, उसके करीब जाने की कोशिश करता था, उसकी तारीफ करता था, तो उसे भी धीरे धीरे उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। कुछ वक्त बाद वो वापस अपनी फैमिली के साथ दिल्ली लौट आई, लेकिन अनिल हमेशा उसे कॉल करता रहता था, उसकी तारीफ करता था, प्यार भरी बातें करता था। धीरे धीरे शिवन्या भी उससे प्यार करने लग गई थी। फिर शिवन्या ने अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में बताया, तो उनके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया और शिवन्या को भी धमकी दी कि वो उस लड़के से दूर रहे। परंतु शिवन्या तो अनिल के प्यार में पागल थी, इसीलिए कभी अनिल से दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वैसे अनिल के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार थे। वही अनिल ने एक दिन शिवन्या से कहा कि उसके घर वाले उनके रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे तो वो उनके साथ भाग जाए, जिससे वे दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे में शिवन्या को भी ये सब कुछ ठीक लगा और एक दिन वो अनिल के साथ घर छोड़कर भाग गई। उन्होंने जाकर सबसे पहले कोर्ट मैरिज की, क्योंकि दोनों बालिग थे तो घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे। बाद में दोनों ने अनिल के घर वालों की सहमति में मंदिर में शादी की। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा था, लेकिन धीरे धीरे अनिल के घर वालों का और अनिल का व्यवहार बदलने लगा था। ऐसे में शिवन्या को महसूस हो गया था कि ये लोग पैसों के लालची हैं और अनिल ने ये सोचकर एक अमीर बाप की बेटी होने के कारण पैसों के लालच में उसे फंसाया है, जिससे अच्छा खासा मोटा दहेज मिलेगा, एक अच्छे खानदान में उसका रिश्ता हो जाएगा। और इसलिए अनिल ने शिवन्या से कोर्ट मैरिज की थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शादी के बाद शिवन्या के घर वाले उन्हें अपना लेंगे। लेकिन शिवन्या के घर वालों ने उसके इस कदम के बाद शिवन्या से हर तरह का रिश्ता तोड़ लिया। इसके साथ ही अपनी बदनामी होने के कारण उन्होंने जीवित रहते हुए ही शिवन्या का पिंडदान कर दिया था, जिसकी वजह से अब अनिल और उसके घर वालों को लगने लगा था कि उन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। वे लोग तो अच्छे खासी मोटी दहेज की आस लगाए बैठे थे, परंतु जैसे ही शिवन्या के पिंडदान की खबर उन्होंने सुनी, तो वे लोग अब शिवन्या से अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। परंतु शिवन्या सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अपनी तकलीफ किसे बताती थी?
घर वालों की नजरों में तो पहले ही गलत बन चुकी थी, कहां जाती, इसलिए इस घर में रहने के लिए मजबूर थी। एक बार मन किया कि सब कुछ छोड़कर चली जाए, परंतु तभी उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। अपने बच्चे के आने की खबर पता चलने पर उसे लगा था कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु किसी को भी इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। अक्सर वे लोग शिवन्या पर दबाव डालते थे कि वो अपने मायके जाए और अपने घर वालों से समझौता करने की कोशिश करे, लेकिन शिवन्या जानती थी कि उसके घर वालों ने उसका पिंडदान कर दिया है, इसलिए वे उसे अब नहीं अपनाएंगे। इस बात का भी उसे एहसास था, लेकिन अपने ससुराल वालों के जबरदस्ती दबाव देने पर वो अपने मायके गई। वहां किसी ने भी उससे सीधे मुंह बात नहीं की, यहां तक कि उसके पापा ने नौकरों से कहकर उसे धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दिया था, क्योंकि उसकी वजह से उसके पापा की पूरी सोसाइटी में बदनामी हुई थी। लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई थी। अपने घर वालों का ऐसा व्यवहार देखकर शिवन्या को बहुत तकलीफ हुई और वो रोते हुए वापस लौट आई। अब अपने ससुराल में भी उसे काफी कुछ सुनने को मिलता था। धीरे धीरे उसकी हालत बहुत बदतर हो गई थी, क्योंकि कोई भी उससे ठीक तरह से व्यवहार नहीं करता था। अनिल भी उसके साथ बुरा सलूक करता था। हर बात पर उसे इतनी तकलीफें दी जाती थी कि वो घर छोड़कर चली जाए, लेकिन शिवन्या जानती थी कि वो कहां जाएगी और एक अकेली लड़की का बाहर रहना भी ठीक नहीं है। शायद यही सोचना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस वक्त उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती, घर छोड़ने का फैसला ले लिया होता और अनिल के घर वालों के बारे में ये न सोचकर कि वे लोग एक दिन उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उन्हें सबक सिखाने के बारे में सोचा होता, तो शायद आज वो जिंदा होती। वे लोग तो किसी भी तरह शिवन्या से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्हें तो कोई ऐसी बहू चाहिए थी जो गवर्नमेंट जॉब करके उन्हें पैसे ला कर दे या फिर कोई अच्छा खासा दहेज लेकर आए। एक दिन मेरे ससुराल वालों ने उसे डराया धमकाया और कहा कि वो अपने मायके वालों के खिलाफ केस कर दे और कोर्ट से अपना हक मांगे, लेकिन शिवन्या ने यह सब करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने घर वालों को वैसे ही बहुत तकलीफ दे चुकी थी और अब और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इससे सभी बहुत गुस्से में आ गए थे। उस दिन शाम को जब वो छत पर टहल रही थी तो मेरी सास और ननद वहां पहुंच गई और बिना किसी बात के बेमतलब ही उससे लड़ाई झगड़ा करने लगी। शिवन्या नीचे आने लगी तो उन्होंने पकड़कर उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे वो बहुत घायल हो गई। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और वो दर्द में चिल्ला रही थी। तभी अनिल और मेरे ससुर वहां आए और जबरदस्ती उसे पकड़कर वापस ऊपर ले गए, जहां से उन्होंने फिर से उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। शिवन्या तड़पते हुए नीचे गिर गई। सभी ससुराल वाले उसके पास खड़े होकर गुस्से में उसे घूरते जा रहे थे। हर कोई यही कह रहा था कि उन्होंने तो पैसों के लिए ये सब किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कुछ भी लेकर नहीं आएगी। पूनम दीदी बार बार कह रही थी कि अगर वो अपने मायके वालों के खिलाफ केस नहीं करेगी तो अपनी जान से जाए। शिवन्या दर्द में चिल्ला भी नहीं पा रही थी और उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अनिल की तरफ देखा, जिसके साथ जिंदगी जीने का सपना लेकर आई थी। आज उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस बात की उसे बहुत तकलीफ हुई और तड़पते हुए उसने वहीं पर अपनी जान दे दी। फिर उन लोगों ने सब लोगों के सामने नाटक रच दिया और शिवन्या की मौत को एक हादसा बता दिया, क्योंकि बड़ी सफाई से उन्होंने ये हत्या की थी कि किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ। शिवन्या के घर वालों ने शिवन्या की मौत के बाद इस मामले के बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं से भी मेरे ससुराल वालों के खिलाफ सबूत नहीं मिला। वैसे भी शिवन्या की वजह से उसके मायके वालों की बहुत बदनामी हुई थी, तो उन लोगों ने भी ज्यादा इस मामले में दखलंदाजी नहीं की। उनका कहना था कि उनके लिए तो उनकी बेटी पहले ही मर चुकी थी। जब वो घर छोड़कर भाग गई थी, इसके बाद शिवन्या की आत्मा तड़प उठी और वो घर में हर किसी को दिखाई देने लगी। इसकी वजह से मेरे ससुराल वालों को यह डर सताने लगा कि कहीं उसकी आत्मा किसी को तकलीफ ना पहुंचा दे। ऐसे में उन्होंने एक तांत्रिक को बुलवाकर उस कमरे में शिवन्या की आत्मा को कैद करवा दिया, जहां वो कभी अनिल के साथ रहती थी। वो तांत्रिक उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन शिवन्या की आत्मा को काबू में नहीं कर पाया। शिवन्या किसी भी हालत में घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में बदले की भावना थी कि जब तक वो अपनी मौत का बदला नहीं ले लेगी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब उस तांत्रिक की मदद से मेरे ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से शिवन्या की आत्मा को कुछ वक्त के लिए
उस कमरे में कैद कर दिया। तांत्रिक को शिवन्या की आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर ले जाने के लिए कुछ सिद्धि चाहिए थी, इसलिए उसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ दिनों का वक्त चाहिए था। ऐसे में वो तांत्रिक चला गया, ये बोलकर कि वो जल्दी ही शिवन्या की आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। अब शिवन्या की आत्मा उस कमरे में कैद थी, जहां से मैंने उस रात जाने अनजाने में उसे आजाद कर दिया था। फिर कमरे से बाहर आते ही शिवन्या की आत्मा घर वालों को और मुझे भी अपना दुश्मन समझने लगी थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद मुझसे शादी करने के लिए ही अनिल और उसके घर वालों ने उसकी हत्या की है। ऐसे में वो मुझसे और घर वालों से बदला लेना चाहती थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इसीलिए अब जब उन लोगों को ये एहसास हुआ कि शिवन्या की आत्मा को मैंने आजाद किया है, तो उन लोगों ने मुझे भी उसी कमरे में बंद कर दिया। वही सारी बातें कहने के बाद शिवन्या की आंखों में आंसू थे। वो मेरी तरफ देखकर बोली कि उन लोगों ने पैसों के लालच में मुझे तो जबरदस्ती मार दिया, और उस रात जब तुमने इस कमरे से मुझे निकाला था ना, उस वक्त वे लोग तांत्रिक के पास गए थे जिससे हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा पा सके। वो तांत्रिक जो मुझे पहले अपने साथ ले जाना चाहता था, मेरी आत्मा को कैद करना चाहता था। जब वो मुझे इस कमरे में कैद करके गया था ना, उस वक्त उसने कहा था कि मेरी आत्मा को साथ ले जाने के लिए उसे कुछ विशेष सिद्धि चाहिए होगी, और वो जल्दी ही ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेगा, इसलिए वापस लौट गया था। तो ये लोग वहीं उसी तांत्रिक के पास गए थे जो हमेशा के लिए मेरी आत्मा को कैद करके ले जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन तुम्हें पूरी सच्चाई पता ना चल जाए, या फिर तुम गलती से उस कमरे को ना खोल दो। इसीलिए हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। वैसे अनिल ने अपने घर वालों के कहने पर तुमसे शादी इसलिए की थी। ये कहते हुए शिवन्या मेरी तरफ देखकर बोली कि तुम एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब करती थी और इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब था, वरना ये इंसान एक नंबर का घटिया इंसान है। बाहर न जाने कितनी लड़कियों के साथ इसके नाजायज संबंध हैं। ये कहते हुए उसने बहुत सारी अनिल की घटिया बातें मुझे बताई, जिन्हें सुनकर अब मैं रोने लगी थी। तभी शिवन्या बोली, मैं तो अपनी जिंदगी नहीं बचा सकी, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। जो मैं कह रही हूं वही करना। यह सुनकर मैंने हाँ कर दी। फिर शिवन्या ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। फिर शिवन्या बोली, उस तांत्रिक ने मुझे जब यहां कैद किया था तो मैं पूरी तरह मजबूर हो गई थी, कुछ नहीं कर सकती थी, पर अब तुम्हें यहां से निकाल सकती हूं। ये कहते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा तो अपने आप ही दरवाजा खुल गया, और मेरी तरफ देखा तो मेरे हाथ पैरों की लस्सी भी खुल गई थी। अब उसने मुझे जाने के लिए कहा तो मैं बाहर आ गई। कमरे से बाहर आते ही घबराते हुए मैं चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मैंने देखा कि उस वक्त घर में कोई भी नहीं था। शिवन्या ने मुझे बता दिया था कि वे लोग उसी तांत्रिक के पास गए हैं जिससे हमेशा के लिए मेरी आत्मा को कैद करवा सके, और उस तांत्रिक से तंत्र मंत्र करवाकर तुम्हारा भी हमेशा के लिए वशीकरण करवा सके, जिससे तुम उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओ और कुछ ना कर पाओ। यही उनकी चाल है। अब मैं सीधे ही घर से भागते हुए रात के वक्त ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां पर जाकर सारी बातें बताई तो मेरे कहने पर पुलिस वहां पर आई। तब तक सब घर वाले आ गए थे। पुलिस के आते ही वो लोग मेरे सामने अच्छा होने का दिखावा करने लगे। कहने लगे कि जरा सी बात पर डांट दिया था, जिससे नाराज होकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। ये कहते हुए मुझसे माफी मांगने का ढोंग करने लगे। उन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ मुझे ही गलत साबित करने के लिए मेरे मायके वालों को भी खबर कर दी थी। ऐसे में उसी वक्त मेरे मायके वाले भी आ गए। उनके सामने भी उन लोगों ने अच्छा होने का दिखावा किया, जिसकी वजह से मेरे मायके वालों ने भी मुझे समझा बुझाकर डांट कर वहीं रहने के लिए बोल दिया था। साथ ही काफी बातें सुनाई कि ससुराल ही मेरा घर है। इतनी सी छोटी सी बात पर उनकी इज्जत का तमाशा ना बनाएं। पुलिस भी उनकी बात सुनकर वापस लौट गई थी। वो लोग अब मेरे साथ अच्छा होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता मुझे भी जान से मार दें। परंतु मुझे शिवन्या पर पूरा भरोसा था कि वो मुझे कुछ नहीं होने देगी, और मैंने भी सोच लिया था कि मैं शिवन्या की मदद करूंगी। मैं अपने कमरे में थी, सभी लोग बाहर बातें कर रहे थे। तभी शिवन्या की आत्मा मुझे दिखाई दी। वो मेरे पास आकर बोली, ये लोग बड़े चालाक हैं, अपने स्वार्थ के लिए मेरी तरह तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती, परंतु उनके गले में तांत्रिक द्वारा दिया हुआ ताबीज है जो उनकी रक्षा कर रहा है।
वरना उनकी जान तो मैं कब की ले लेती। इसलिए तुम ये कहते हुए उसने मुझे कुछ बातें बताई और कहा, जो कहाँ है ना वो कर देना, वरना मेरी आत्मा तो हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी और तुम भी हमेशा के लिए इन लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओगी, क्योंकि तुम्हारा दिल और दिमाग तंत्र मंत्र से वशीकरण कर लिया जाएगा। तुम चाहते हुए कुछ नहीं कर पाओगी और ये लोग पैसों की लालच में इतने अंधे हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने सारी बात मुझे बताई। वही फिर किसी के आने की आहट हुई तो शिवन्या वहां से चली गई थी। मैंने देखा कि मेरी सासू माँ थी, जो मेरे पास आकर बोली, सॉरी बेटा, गुस्से में तुम्हें इतनी तकलीफ दे दी। सारी रात ऐसे ही निकल गई। तुम जल्दी से नहाकर तैयार होकर आ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूं। ये कहकर वो चली गई। अब मैं जाने लगी तो तभी देखा कि अनिल आ रहा था। अनिल मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगने लगा और मेरे सामने रोने लगा था, परंतु उसे जरा भी एहसास नहीं था कि शिवन्या की आत्मा ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। अब मैंने भी अनिल के सामने नाटक करना शुरू कर दिया। उसे अपने गले लगा लिया और फिर नहाने चली गई। कुछ देर बाद नहाकर जब बाहर आई तो फिर से अनिल के सामने नाटक करते हुए उसके गले लगने लगी और उसके साथ किस करने लगी थी। अनिल भी मुझसे लिपटने लगा था। तभी मैंने बड़ी चालाकी से उसके गले से इस तरह वो ताबीज अलग कर दिया कि उसे महसूस भी नहीं हुआ। फिर मैं तैयार होकर नीचे चली गई। जहां रसोई में मेरी सास और पूनम दीदी थी, वे दोनों अच्छा बनने का नाटक करने लगी तो मैंने भी उनके सामने दिखावा किया। तभी रसोई में काम करते वक्त मैंने जानबूझकर पूनम दीदी से इस तरह टकराने का नाटक किया कि उसे जोर का धक्का लगा और मैं भी उसके साथ गिरने वाली थी। तो मैंने अपनी उंगली उसके गले में जो ताबीज था उसे धागे में अटकाई और ताबीज टूटकर एक तरफ गिर गया, जिससे उसके गले में धागे के खींचने का निशान भी बन गया था। अब वो गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगी थी। तभी मेरी सासू माँ बोली, बेटा इस ताबीज को संभाल कर रख दो आज ही। ये कहते हुए उसने पूनम दीदी को कुछ इशारा किया। फिर मेरी सासू माँ मुझसे बोली कि आज शाम घर में कुछ पूजा है, इसलिए शाम को तैयार हो जाना। ये सुनकर मैं बोली, जी। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गई थी क्योंकि उन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया था कि कहीं मैं उन लोगों की सच्चाई किसी को बता ना दूं। फिर शाम ढलने के बाद रात के अंधेरे में घर में पूजा के नाम पर तंत्र मंत्र और काला जादू का काम होना शुरू हो गया था। वो तांत्रिक आ गया था। मुझे एक काले घेरे में बैठाया गया। उसने अपनी तंत्र मंत्र विद्या शुरू की थी। ये सब कुछ देखकर भी मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मुझे तो शिवन्या ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। तभी अचानक पूरे घर में चीख पुकार मचना शुरू हो गई। ये देखकर कोई कुछ समझ पाता कि अचानक शिवन्या के भयानक आत्मा वहां पर आ गई, जो इस समय काफी गुस्से में थी। उसका पूरा शरीर सफेद था, जगह जगह से खून निकल रहा था। आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी और देखते ही देखते उसका रंग बदलने लगा और अब वो पूरी तरह खून से लथपथ लाल रंग की हो गई। अचानक शिवन्या की आत्मा को देखकर हर कोई डर गया था। तभी शिवन्या गुस्से में सबकी तरफ देखने लगी, जिसे देखकर हर कोई परेशान हो गया। अब वो तांत्रिक गुस्से में उठ खड़ा हुआ और कुछ मंत्र बोलते हुए आगे कुछ करता। उससे पहले ही शिवन्या ने पास में रखा हुआ एक बड़ा सा गुलदस्ता था, उसकी तरफ देखा और वो गुलदस्ता सीधे ही उड़कर तांत्रिक के सिर पर आकर पड़ा, जिससे उसके सिर में खून बहने लगा और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। तभी ये देखकर सब घर वाले बहुत ज्यादा डर गए और घर के बाहर की तरफ अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे। तो अचानक घर का दरवाजा बंद हो गया। पूरे घर में उन लोगों के भागने की चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी और शिवन्या गुस्से में उनकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। ये देखकर उन लोगों को अंदाजा हो गया कि आज उन्हें शिवन्या से कोई नहीं बचा सकता। अब शिवन्या उन्हें जान से मार डालेगी। ऐसे में वे लोग अब शिवन्या को देखकर अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाने लगे, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, लेकिन शिवन्या की आंखों में तो खून खौल रहा था। शिवन्या ने फिर अपना हाथ बढ़ाया और अनिल का गला पकड़ लिया। ये देखकर अनिल थर थर कांपने लगा। सब घर वाले घबराते हुए रोते हुए उसे छोड़ने के लिए कहने लगे। तभी शिवन्या गुस्से में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देखकर अनिल घबराते हुए हड़बड़ाते हुए शिवन्या की ओर देखकर बोला, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? मेरे लिए जान दे सकती हो तो फिर मेरी जान नहीं ले सकती ना? ये सुनकर शिवन्या गुस्से में बोली, तुम्हारे जैसे हैवान से प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर कोई कुछ समझ पाता कि शिवन्या ने फिर अपना दूसरा हाथ बढ़ाया,
जो बड़ा भयानक हो गया था। उसके नाखून देखकर हर कोई डर गया। तभी मैं घबराते हुए उस ओर देखने लगी। मैं जानती थी कि अनिल बहुत घटिया इंसान है। उसने शिवन्या की जान ली है, लेकिन चाहे जैसा भी था, मेरा सुहाग था। अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए शायद मैं नहीं देख सकती थी, और इस बात का एहसास शायद शिवन्या को भी हो गया था, क्योंकि कभी वो भी मेरी जगह थी तो शिवन्या ने अनिल को गुस्से में एक तरफ फेंक दिया, जिससे अनिल के सिर में चोट लग गई थी और वो कांपते हुए शिवन्या की ओर देख रहा था। वही अपने आप को बचाने के लिए पूनम दीदी डरते हुए जैसे ही भागने लगी, तो ये देखकर शिवन्या ने गुस्से में चिल्लाते हुए उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर अपना हाथ सीधे ही उसके पेट में दे दिया और अपने नुकीले नाखूनों से उसके पेट को चीर फाड़ कर उसका कलेजा बाहर निकाल लिया, जिससे कुछ वक्त के लिए पूनम दीदी की दर्द भरी चीखें चारों ओर गूंज कर ही रह गईं। पूरे घर में खून ही खून बिखर गया था। उसकी टूटी फूटी लाश चारों ओर पड़ी हुई थी। ये देखकर मेरी सास और ससुर दोनों घबराते हुए रोते हुए चिल्लाने लगे। अब दोनों बहुत ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अपनी मौत इसी तरह अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। तभी मेरे ससुर जी कुछ लेने के लिए भागने लगे तो शिवन्या ने उनके सिर पर भी गुलदस्ता दे मारा, जिससे वे वहीं बेहोश होकर गिर गए। उस वक्त ये सब कुछ होता हुआ देखकर मेरी सांस थर थर कांपते हुए एक कोने में बैठ गई। अब मैं भी अपनी आंखों के सामने ये भयानक दृश्य मुझसे देखा न गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। पता चला कि हमारे घर से चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग आ गए थे, तो वहां पर अनिल और पूनम दोनों की लाशें पड़ी हुई थीं। वहीं मेरे ससुर अस्पताल में मेरे साथ थे। वे लोग गुस्से में मुझे भला बुरा कह रहे थे, परंतु मेरे खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। पड़ोसियों का कहना था कि मैं खुद ही बेहोश थी। ऐसे में मुझसे पूछताछ हुई, लेकिन उस वक्त मैं खुद भी डर रही थी। ऐसे में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। फिर उस तांत्रिक पर सारा शक चला गया, क्योंकि जब तांत्रिक को होश आने पर उससे पूछताछ की गई थी तो तांत्रिक ने शिवन्या की आत्मा के बारे में बोला, जिस पर किसी ने यकीन नहीं किया। उस तांत्रिक को ही गुनहगार समझ लिया गया कि इस तांत्रिक ने ही शायद बलि देने के लिए ये सब कुछ किया है, और सारा इल्जाम उसके ऊपर आ गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मेरे मायके वाले भी आ गए। फिर जब अनिल और पूनम दीदी के अंतिम संस्कार के लिए मैं अस्पताल से घर आई तो उन दोनों की लाशें देखकर मेरे होश उड़ गए। दोनों की लाशें इस तरह की थीं कि कोई पहचान भी नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने बुरी तरह नोचकर उनकी लाशें और खून को इधर उधर फैला दिया हो। उनकी लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। फिर मेरी हालत देखते हुए मेरे मायके वाले मुझे अपने साथ ले गए। जब सबने मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या था, तो मेरा डर थोड़ा कम हुआ। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, जिन पर यकीन करना पहले तो उनके लिए ही मुश्किल था, परंतु बाद में फिर उन लोगों ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया। अब मेरे घर वालों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने धन दौलत देखकर ऐसे घटिया इंसान से मेरा रिश्ता तय कर दिया। वही अपने बेटे बेटी को खोने की तकलीफ में मेरे सास ससुर अपने दिमागी हालत खोने लगे, अपने बाल नोचने लगे, चिल्लाने लगे, और फिर उन्होंने ऐसे ही एक दिन अपनी गले में जो ताबीज था वो खोलकर फेंक दिया, जिससे अगले दिन उनकी लाश भी घर में ही मिली। लोगों का कहना था कि रात को चिल्लाने की आवाज आई थी। सुबह जाकर देखा तो उनकी नोची हुई लाश वहां पर पड़ी हुई थी। अब तो लोगों को भी समझ में आने लगा था कि शिवन्या की आत्मा ने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि मेरी सास ससुर का जब दिमागी संतुलन खराब हुआ था तो उन्होंने सब लोगों को अपने बुरे कर्मों के बारे में बता दिया था। वही इन सब से मुझे बहुत तकलीफ हुई, परंतु अब मेरे घर वाले मेरे साथ में थे। वैसे अनिल और उसके घर वालों की मौत के बाद अनिल की पत्नी होने के नाते उनके बाद सब कुछ मुझे मिलने वाला था, लेकिन मैंने उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ मेरा डर भी कम हुआ। अब मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूं, और अब मेरी शादी का फैसला मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर छोड़ दिया था। ऐसे में फिर मैंने अपने ही साथ काम करने वाले एक लड़के से शादी कर ली। आज मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हूं, लेकिन जब पिछली बातें याद करती हूं तो सच में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और बहुत ज्यादा घबरा भी जाती हूं। सोचने पर मजबूर हो जाती हूं कि लोग पैसों के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि इंसानियत भी भूल जाते हैं और किसी भी इंसान को बेरहमी से मार देते हैं।
लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे कर्म लौटकर जरूर आते हैं, क्योंकि ये दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। काश अगर अनिल और उसके घर वालों ने शिवन्या को अच्छे से रखा होता, उसकी जान नहीं ली होती, तो आज उनका भी एक हंसता खेलता परिवार होता। लेकिन लालच के कारण उनके परिवार का नामो निशान मिट गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।